नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं संविधान का भाग नंबर 4 और भाग नंबर 4 में नीतिश तत्वों के बारे में अपन ने जिक्र किया था। पिछले जो वीडियो में अपन ने जिक्र किया था वो अब मैंने आपको बताया था कथनों के ज़्यादा प्रश्न आते हैं ना। क्या क्या प्रश्न आए थे कथनों के? आते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है नीतिश तत्वों के लिए। तो उसमें आपने पढ़ा था कि केटी शाह, भीमराव अंबेडकर और नासरुद्दीन, तीन व्यक्तियों के कथन ज्यादा आते हैं। नीतिश तत्व किस देश से लिए गए? तो नीतिश तत्व आयरलैंड से लिए गए, भारत के अंदर है। कौन से भाग में है नीतिश तत्व? तो भाग नंबर 4 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है दोस्तों? तो 36 से लेकर 51 तक के अंदर इसका जिक्र किया गया है। अब और पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया, अनुच्छेद 36 में पढ़ा था, 37, 38 ऐसे करके हमने जो अनुच्छेद पढ़ा है दोस्तों, तो अनुच्छेद हमने पढ़ लिए थे 39A तक। अब हम पढ़ेंगे आगे उससे ना। आपने वहां तक अच्छी तरह याद कर लिए होंगे 36 में क्या है, 37 में क्या है, 39 में क्या है। अब है जो है संविधान का, वो है अनुच्छेद नंबर दोस्तों, अनुच्छेद नंबर है 40। अनुच्छेद नंबर 40 में किस बात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में उल्लेख है पंचायतों का गठन, पंचायतों के गठन का प्रावधान। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक क्या है राज्य के अंदर प्रत्येक गांव और गांवों के अंदर क्या होगी? पंचायत होगी। पंचायतों का गठन किया जाए। पंचायतों के गठन से क्या तात्पर्य है कि आपने देखा होगा ये सरपंच के जो चुनाव होते हैं वो पंचायतों में होते हैं ना, तो प्रत्येक पंचायत में चुनाव होते हैं। तो महात्मा गांधी के कहने के ऊपर इसको जोड़ा गया। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, आप ये सोचिए नीतिश तत्वों में प्रश्न केवल ये आता है कि अनुच्छेद 40 में किसका जिक्र है? यह आएगा कि पंचायत राज का गठन या पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 40। बहुत सिंपल है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई प्रश्न पत्र आया हो और उसमें यह प्रश्न नहीं हुआ है। हमेशा प्रश्न आता है अनुच्छेद 40 का। आई समझ में? क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि किसी भी गांव का विकास जब, अगर किसी देश का विकास जब होगा तो उसके गांवों का विकास होगा। क्योंकि गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास, शहरों का विकास होगा तो देश का विकास। तो किसी भी देश का विकास उसके गांवों पे क्या करता है? निर्भर करता है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख है? पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद नंबर जो 41 है इसमें उल्लेख किया गया है निःशक्त जनों जो काम करने में असमर्थ होते हैं, निःशक्त जनों के विकास हेतु नीतियां बनाने का निर्देश। निःशक्त जनों का मतलब हो गया दोस्तों जो काम करने में असमर्थ हो। जैसे आपने सुना होगा दिव्यांग लोग जो होते हैं वह हुए हाथ पैर से ना, तो उन दिव्यांग जनों को मतलब निःशक्त जनों को जो काम करने में असमर्थ हो तो उनकी भी आजीविका चले, तो उनके विकास हेतु नीतियां बनाने की क्या करेगी? गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी। तो आपने देखा होगा कि आरक्षण का उल्लेख जो है दिव्यांग उन सबको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। या इसका दूसरा जो आप देखिए कि अनुच्छेद 41 में जो प्रश्न आता है वो सार्वजनिक प्रश्न ही आता है, सभी को काम का प्रावधान। इसमें यह भी चीज है, गवर्नमेंट हम कभी सरकार चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं दोस्तों? क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा। हमने वसुंधरा को चुना था पहले राजस्थान में सरकार में, क्यों चुना था? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या कहा कि मैं आऊंगी तो रोजगार दूंगी। अशोक गहलोत ने कहा कि हम भर्तियां निकालेंगे, रोजगार देंगे। तो सभी को काम देने का प्रावधान, सभी को काम देने का प्रावधान। दोस्तों क्या करेगी गवर्नमेंट? सभी को क्या देगी? रोजगार देगी ना। सभी को रोजगार, और रोजगार के लिए चुनते हैं, रोजगार सबको दिया हुआ ही है ना। इस रोजगार के तहत ही प्रश्न देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लिखा हुआ प्रश्न पूछा जाए। 41 में क्या है कि सभी को काम देने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है ना। ये सब भी आ सकता है। देखिए आपने एक नरेगा नाम सुना होगा, महानरेगा जिसको बोलते हैं। ये नरेगा को मैंने यहाँ क्या बोला है? सभी को काम देने का प्रावधान। तो सरकार ने काम देने का प्रावधान किया है कि नरेगा चलाइए लोगों की। तो प्रश्न क्या आया? प्रश्न यह आया है कि नरेगा का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 के अंदर ही आएगा दोस्तों। आई बात समझ के अंदर? देखिए नेक्स्ट है आपके जो अनुच्छेद नंबर 42, बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर दोस्तों? प्रसव काल के दौरान
महिलाओं को प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह ऑब्लिक क्या कर सकते हैं आप, इसको सप्ताह में अगर आ जाए तो 6 माह या 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आज बात समझ में। प्रसव काल के दौरान क्या होगा कि जो महिलाएं मां बनने वाली होती है तो मां बनने वाली महिलाओं को सरकार क्या करेगी, उनको छुट्टी देगी। कितने माह की? 6 माह। अगर महीना है तो 6 माह और दिन आपके सप्ताह है तो 26 सप्ताह का सवैतनिक क्या दिया जाएगा दोस्तों, उनको सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मतलब उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी 6 माह के दौरान। वो प्रसव काल में बच्चों को जन्म देने के बाद या जन्म देने से पहले वो क्या ले सकती है, 6 माह की छुट्टी ले सकती है। तो राज्य को ये व्यवस्था करनी चाहिए, राज्यों को अपने निजी तत्वों में इसको शामिल करना चाहिए। माननीय वसुंधरा सिंधिया ने पिछली बार ये कहा था कि अगर राजस्थान के अंदर सरकार उनकी आती है तो यह लगभग 2 वर्ष की क्या कर देंगे, प्रसव काल कम कर देंगे, मतलब छुट्टी। तो जब प्रश्न आया अक्टूबर के महीने में 2019 में, है ना, उससे पहले का था ना, तो जो प्रश्न आया तो उसमें पूछा गया था कि वर्तमान में, तो उस समय 2 माह के लिए उन्होंने कर दिया था उन बजट में, पर वर्तमान में क्या है दोस्तों, 6 माह ही है या 26 सप्ताह का सवैतनिक होगा। आप कहेंगे कि माता बनने पे मिलता है तो पिता बनने पे भी मिलना चाहिए। तो पिता बनने के ऊपर पितृत्व अवकाश जो आपको मिलता है दोस्तों वो 15 दिन का मिलता है। अगर आप पिता बनते हैं तो 15 दिन का सवैतनिक अवकाश आप भी ले सकते हैं। आई समझ में? तो ऐसे मैंने कहा है कि प्रश्न क्या है, संबंधित आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? संबंधित। तो आपने अनुच्छेद 40 पढ़ा है, किसका उल्लेख है? पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 41 निःशक्त जनों के, या आप ये कह सकते हो सभी को काम देने का जो प्रावधान है, सभी को काम देने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों, तो वो किसके अंदर आएगा? 41 में आएगा। अनुच्छेद 42 दोस्तों इसमें है, प्रसव काल के दौरान महिलाओं को क्या है, सवैतनिक अवकाश देने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 40, 41, 42 तक 3 अनुच्छेद आपने इसमें पढ़ लिए हैं। अब देखिए कहाँ तक हो गए हैं, ये 42 तक हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में किसका उल्लेख है, 44 में। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन कौन से अनुच्छेद ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 43, अनुच्छेद नंबर 43 देखिए, अनुच्छेद 43 में किसका उल्लेख है कि हमारे ये लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुटीर और उद्योग लगाते हैं। तो कुटीर उद्योग व लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को बढ़ावा। ठीक है, एक बार पहले अपन लिख लेते हैं, फिर इनके ऊपर अपन बात करेंगे सब पे। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 44। 44 में क्या लिखा हुआ है, समान सिविल संहिता सबसे महत्वपूर्ण है ये। वह नागरिक आचार संहिता। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 45, ये बहुत प्रश्न पूछा गया। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या बात की गई इसके अंदर, निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है ना, इतना समझे आप। अनुच्छेद नंबर 46, ये याद करने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति, आप क्या लिख सकते हैं इसको, SC व ST OBC, ये आप जो नाम सुनते हैं SC ST OBC को संरक्षण व प्रोत्साहन, संरक्षण और प्रोत्साहन की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 47 दोस्तों, क्या बात की गई है अनुच्छेद नंबर 47 के अंदर,
46 आ गया है आपके 47 में, पोषण के स्तर को, पोषण के स्तर को, पोषण के स्तर को सुधारने, पोषण के स्तर को सुधारने हेतु, सबसे महत्वपूर्ण हेतु शराब व मादक, शराब व मादक पदार्थों पर क्या होगी, रोक होगी, मादक पदार्थों पर रोक। देखिए अब यहां तक समझिए एक बार, है ना। अपन क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कि अनुच्छेद 43 में किसका उल्लेख है कि कुटीर व लघु उद्योगों से जुड़े लोग। आपको इतना से याद रखना है, अनुच्छेद 43 में क्या है, कुटीर उद्योग। कुटीर व लघु उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या करें, उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को क्या देना है, बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, वे काम करेगी। जैसे आपने कोई मान लीजिए कि लघु उद्योग कोई फ्लोर मिल खोली, है ना, आटे की चक्की लगाई है, आपने देखा होगा, है ना, लोग क्या डेयरी लगाते हैं, तो ये कोई लघु उद्योग लगा रहे हैं। तो उन लघु उद्योगों को लगाने के लिए जो आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो वो संसाधन क्या होते हैं, उन संसाधनों के लिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है, पैसा देती है। मतलब आप जैसे देखो ना, नरेंद्र मोदी अभी लॉकडाउन के अंदर भी लोन दिए हैं, है ना, तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई आत्मनिर्भर बने, है ना, तो अपने अपने काम करें। तो जो आत्मनिर्भर मतलब अच्छे काम करें या जिनका कोई आइडियाज अच्छा हो, लघु उद्योग बढ़िया हो, तो उनके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, उनको बढ़ावा देगी। अनुच्छेद 44 ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मुझे यहाँ तक लगता है कि आपके अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे, है ना, इस कानून पे, क्योंकि बीजेपी के मुद्दे में ये चीज़ें शामिल है और बीजेपी के जो घोषणा पत्र निर्देशक तत्वों में जो भी बीजेपी ने जो बातें की है उन्होंने पूर्ण की है उसको ना, चाहे 370 का राम मंदिर हो, है ना, चाहे उसको 370 हो, राम मंदिर हो, इनके ऊपर सब कार्य इन्होंने पूर्ण किए हैं। आप देखिए समान सिविल संहिता, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये लागू करवाया जाएगा कि किसी भी राज्य के नागरिक होने के नाते उस राज्य के जितने भी नागरिक हैं उन सभी पे समान रूप से क्या होगा, कानून लागू होगा। मतलब अगर मैं कोई कार्य करता हूं, मैंने कोई अपराध किया है, तो जो सजा मुझे मिलेगी वो आपको मिलनी चाहिए, आपने कोई अपराध किया है तो आपको जो सजा मिलती है वो मुझे भी मिलनी चाहिए, तो हमारे लिए समान होना चाहिए। परंतु ऐसा है क्या, तो ऐसा समानता नहीं है। समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए, मतलब आपके जो पुलिस के लिए जो कानून है ना, वो कानून क्या होते हैं, समान होने चाहिए, पर ऐसे नहीं है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ कि मैं जिस राज्य का नागरिक हूँ, अगर मैं हिंदू धर्म में हूँ, अगर मेरे पत्नी जीवित रहते हुए, एक पत्नी जीवित रहते हुए मैं दूसरा विवाह करता हूँ तो मेरे पे केस लगेगा, ठीक है ना, वो मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। परंतु जब मैं इस राज्य का नागरिक हूँ तो एक मेरा दोस्त है जो मुसलमान है और उसके एक पत्नी के जीवित रहते हुए भी वो 4, 5, 6, 7 निकाह कर लेता है तो भी उसको जेल नहीं होती, तो वो भी उसी राज्य का नागरिक है, मैं भी उसी राज्य का नागरिक हूँ दोस्तों, तो फिर दोनों को सजा सेम मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिल रही है पर उसे सजा नहीं मिलेगी। एक आपने, हमारे नियम है कि 2 से अधिक बच्चे होने के ऊपर कई चीज़ों में प्रावधान है कि उन पर रोक लगाई गई है, पर एक जने के तो 2 से अधिक बच्चे होने पर उसको सजा मिल रही है। सजा का मतलब कई जगहों पर उसके रोक है और एक को रोक नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें होती है दोस्तों ना, जैसे ये 3 तलाक वाला था कि हिंदुओं के अंदर है कि अगर आप पत्नी भी तलाक दे सकती है और पति भी तलाक दे सकता है, दोनों एक दूसरे को आपस में तलाक दें। मुसलमानों में पहले नहीं था, फिर ये 3 तलाक वाला मुद्दा अब कैंसिल हुआ है अब जाके। तो मतलब उस राज्य के नागरिक होने के नाते सब पर क्या हुआ, समान कानून लागू होना चाहिए। ये ये भारत के अंदर केवल गोवा में लागू है। प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 44 पूर्ण रूप से किस राज्य में लागू है, तो वो केवल गोवा में ही लागू है दोस्तों, और कहीं वो लागू नहीं है ना। गोवा में अनुच्छेद 44 का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, बाकी उसमें जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र उसमें नहीं होता। आई बात समझ में आपके। अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख है दोस्तों, 45 में है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है, निःशुल्क क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के में भी पहले था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 45 क्या है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 में क्या याद रखना है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। आई समझ में। अनुच्छेद 46 SC ST OBC, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ये ओबीसी वर्ग के लोगों को क्या है कि जो शिक्षा और समाज के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं
उन्हें आरक्षण देके क्या क्या है, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। SC ST को कुल मिला के इनको आरक्षण दिया गया है। तो ये समाज के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको थोड़ा आगे लेके आएगी, इसलिए इनको संरक्षण और इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो SC ST को आरक्षण का उल्लेख भी किसमें है, आप कह सकते हैं अनुच्छेद 46 में भी आता है। अनुच्छेद 47 बहुत ही महत्वपूर्ण, पोषण के स्तर को सुधारने हेतु, मतलब हमारी जो राज्य की जनता है उनका पोषण का स्तर सुधरे। आपने देखा होगा पोषण का स्तर सुधारने के लिए स्कूलों में बच्चों को टेबलेट दी जाती है, दवाइयां पिलाई जाती है, उनका पेट बढ़े नहीं, है ना। तो पोलियो की दवाई जैसे है ना, वैसे भी पेट में कीड़े मरने की दवाई वगैरह। तो पोषण के स्तर, राज्य के नागरिकों का पोषण का स्तर सुधरे, इसके लिए शराब और जितने मादक पदार्थ हैं उन पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। अब प्रश्न कैसे आया कि आपने ना संबंधित प्रश्न होता है कि शराब की दुकानें हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 46 में ही इसका उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि नागरिकों के पोषण के स्तर को सुधारने के लिए शराब और मादक पदार्थों पर रोक। तो देखा होगा आपने हमारे राजस्थान में तंबाकू निषेध है ना, गुटखा वगैरह पे भी रोक लगती है। गुजरात के अंदर शराब क्या है, बंद है ना, गुजरात में शराब नहीं बिक्री होती है, तो इसके तहत लगा। तो आप कहेंगे साहब राजस्थान में बंद क्यों नहीं है, तो राजस्थान में इसलिए बंद नहीं है दोस्तों क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेवेन्यू उसी से आता है। आपने देखा लॉकडाउन में भी सबसे पहले शराब की दुकानें खुली है राजस्थान में, क्यों खुली है, क्योंकि उनसे क्या आता है, पैसा आता है, टैक्स आता है ना। तो गुजरात में बंद है, आपको राजस्थान में, तो मैंने पहले बताया आपको कि ये वाद योग्य नहीं है, आप केस नहीं कर सकते हो कि गुजरात में शराब की दुकान बंद है, राजस्थान में क्यों नहीं, हम गवर्नमेंट पे केस करेंगे, तो आप नहीं करोगे क्योंकि ये संसाधनों के अनुकूल है। तो ठीक है दोस्तों, 47 तक आप समझ में आया होगा अच्छी तरह। 43 में क्या है, कुटीर व लघु उद्योग, इतना सा रटना है। 44 बड़ा महत्वपूर्ण है, समान सिविल संहिता व नागरिक आचार संहिता। 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। 46 में SC ST का उल्लेख है, इतना सा ध्यान रखना आप। और 47 में किसका है, पोषण के स्तर को क्या किया जाएगा, सुधारने की इसके अंदर क्या की गई है दोस्तों, बात की गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 43, 44, 45, 46, 47 तक हमने पढ़ लिया है। आपको पूछा जाए कि शराब की दुकानें 200 मीटर की दूरी पर हो सड़क से, कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से बताओगे आप बताओगे 47। और मां बनने के ऊपर जो छुट्टी मिलती है महिलाओं को, वो कौन से अनुच्छेद में आएगी, हैं, तो वो आएगा 42 में। पापा बनने के ऊपर छुट्टी किसमें मिलती है, तो पापा बनने पे आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये पढ़ लिया 47 तक। देखिए अनुच्छेद नंबर 48, अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है, कृषि, खेती के लिए ना, कृषि व पशु पालन हेतु, कृषि व पशुपालन हेतु नवीन तकनीकों का विकास। देखिए पहले इसको समझते हैं, क्या तात्पर्य है कि कृषि व पशुपालन हेतु नवीन तकनीकों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तात्पर्य समझिए कि आपने देखे होंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान में लोग डेयरी का उद्योग करते हैं, तो जो गायें रखते हैं, तो गायें होती 40 लीटर दूध देने वाली, तो बाहर की गायें लेके आते हैं। तो हमें गवर्नमेंट क्या खेती के लिए, तो खेती के लिए क्या संकर प्रजाति, मतलब अच्छे किस्म के क्या दिए जाते हैं, आपको बीज दिए जाते हैं, अच्छे बीज हो जिनसे फसलें जल्दी बड़ी हो, और जल्दी बड़ी हो कि उनको क्या है, अनाज ज्यादा उत्पन्न हो। तो खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज और अच्छे पशु क्या दिए जाए, गवर्नमेंट के द्वारा हमारे नागरिकों को दिए जाते हैं, कि मतलब जो इससे पशुपालन से जुड़े हुए, तो उन्नत किस्म के, उनके नवीन तकनीकें। तो आपने देखा अच्छे किस्म का उनको चारा खिलाया जाए, है ना। तो ये इन सब चीजों के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, और उनके लिए तकनीकों विकासों को क्या देगी, बढ़ावा देगी। ये किसमें, अनुच्छेद नंबर 48 में है। अनुच्छेद नंबर 48A दोस्तों, अनुच्छेद नंबर कितने हैं, 48A। ए में किसका उल्लेख है दोस्तों, वन व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रावधान। देखिए दोस्तों, वन आपने कई बार पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी पर 33% भाग पर वन होने चाहिए ना, जीवन के लिए वन बहुत जरूरी है। वन व वन्य जीवों, मतलब 33% भाग पर क्या वन, आपको पता है हरे पेड़ काटने के ऊपर आपको क्या हो सकती है, जड़ भी हो सकती है, पेड़ को नहीं काटोगे, है ना। और राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध रहा है खेजड़ी आंदोलन, है ना, खेजड़ी के पेड़ के लिए।
तो वनों के विकास के लिए और वन्य जीवों के लिए 1973 के अंदर बना दिया गया है कानून। क्या है कि आप किसी वन्य जीव को मारोगे नहीं, जैसे आपने देखा ना राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर को आप अगर आपने कहीं मार दिया कर दिया तो आपको सजा हो जाएगी, तो मरा हुआ भी मिल जाए तो आप दूर हट जाना है ना उससे। तो क्या है वन्य जीवों की सुरक्षा, तो मतलब किसी भी जो जंगली जीव है उनकी आप क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी आप हत्या नहीं कर सकते। लोग जो शिकार करने के लिए जाते हैं है ना पहले, तो आप किसी भी जीव का शिकार नहीं कर सकते है ना। तो क्या है वन्य जीवों को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए क्या क्या है गवर्नमेंट प्रावधान करे, और प्रावधान बना दिया गया है कि जिनको भी, जैसे अभी आपने ऊंट को पहले कहीं बलि दी जाती थी, राजस्थान में टोंक में ऊंट की बलि दी जाती, तो उसको भी क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो वन्य जीवों को क्या किए, सुरक्षा प्रदान, और पेड़ पौधे आप नहीं काटोगे। तो इनका भी उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 48 में है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रावधान करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 49 49 में क्या लिखा हुआ है, जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक व स्थलों को, ऐतिहासिक स्मारक व स्थलों का संरक्षण गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्य की नीति है कि वो जितने भी ऐतिहासिक क्या है स्मारक हैं, स्थलों का, उनका क्या करे, संरक्षण करे। तात्पर्य समझ में आया। जैसे आप ताजमहल है ना, तो ताजमहल का क्या है, रख रखाव क्या करती है गवर्नमेंट। कुतुब मीनार है ना, जैसे अब ये राम मंदिर भी आ जाएगा, मान लीजिए अब बनेगा जब, तो इनके लिए क्या है ऐतिहासिक स्मारकों जितने भी स्थल हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान है। आपने देखा है वहां गंदगी नहीं होती, हमेशा साफ सफाई चलती रहती है। गुरुद्वारा हुआ है ना, तो सब जगह क्या होगी, साफ सफाई होगी। इसकी व्यवस्था कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, जितने भी किले होते हैं वो सब कुछ इसमें। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख है कि भारत की जो क्या है व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका व न्यायपालिका, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें क्या है, कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण, मतलब अलग अलग। देखिए कार्यपालिका में कौन आते हैं, आपके संसद आती है, लोकसभा, राज्यसभा है ना, वो सब कुछ इसमें है। और न्यायपालिका में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों अलग अलग हैं, ये अपना अलग काम करते हैं, न्यायपालिका अलग काम करती है। ना तो ये इससे ऊपर है, ना ये इससे ऊपर है, दोनों का अपना अपना काम है। न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाती है, कार्यपालिका कानून बनाती है। न्यायपालिका उस कानून में कोई गड़बड़ हो तो उसका क्या करती है, विवेचन करती है। तो कार्यपालिका को, न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है हमारे ना। सबसे महत्वपूर्ण लास्ट है आपके अनुच्छेद, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो विदेश नीति है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें है भारत की विदेश नीति का उल्लेख, इतना सा है कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 51 में। कैसी विदेश नीति है, पंचशील का सिद्धांत हम अपनाते हैं है ना, कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम 5 लोगों से मिलकर बिठा के हम बात कर लेंगे, पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे है ना। शांति की हमारी विदेश नीति रही है। तो ये 51 के अंदर है, और ये आपके क्या हो गए हैं, पूरे राज्य के नीतिश तत्व है, जो मैंने 36 से लेकर 51 तक करा दिए। 48 में पूछा जाए क्या है, कृषि व पशुपालन का उल्लेख। अनुच्छेद 48A वन व वन्य जीवों का उल्लेख। अनुच्छेद 49 में है ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में विदेश नीति। महत्वपूर्ण कौन सा इसमें, 51 वाला महत्वपूर्ण है, और एक या 48 वाला पूछा जाता है ज्यादा है ना। बाकी जो आपको मैंने बता दी है 42 वाला है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नीति तत्व पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे जो पढ़ेंगे वो भाग संविधान का 4 के पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।